बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। एम्पियर्स लॉ हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसमें एम्पियर्स लॉ होता क्या है, कैसे करना है एम्पियर्स लॉ को, क्यों बायोट सेवर्ट्स लॉ से एम्पियर्स लॉ अलग है और उससे क्यों सिंपल है, और कौन से सिचुएशन में बायोट सेवर्ट्स लॉ हम यूज़ करेंगे, और क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे पूछेंगे, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या इससे बन सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। एंड बिफोर कमिंग एंड प्रोसीडिंग टू दैट, हम एम्पियर्स लॉ को रिलेट करते हैं। ठीक है, इसके रिश्तेदार देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हेडिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को थोड़ा सा जानने के लिए उसकी जान पहचान हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दुनिया में अगर हम चलते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बेसिकली दो लॉज देखे थे। ठीक है, उसी तरीके से ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसको हम को रिलेट करेंगे। मैग्नेटिक जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस टॉपिक के अंदर हमें दो लॉ देखने मिलेंगे जो कि कुछ हद तक सिमिलर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़े थे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली लेट मी टेक द डिफरेंट कलर। हाँ, दिस वन। एक हमने देखा था कूलम्स लॉ। एक कौन सा देखा था हमने? कूलम्स लॉ। ठीक है, और इसका एक दूसरा लॉ था गॉस लॉ, गॉसस लॉ। वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो कूलम लॉ हेल्प करता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में, उस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में जो लॉ हमें हेल्प कर रहा था वो था बायट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा गॉस लॉ को रिकॉल करो। गॉस लॉ हमें एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करवाने लगता था और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर देता था वेरी शॉर्टकट में। कूलम्स लॉ के अंदर बहुत सारा इंटीग्रेशन करना पड़ता था, लोअर अपर लिमिट लगानी पड़ती थी, कुछ एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता था, और हमारा फाइनली आंसर आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कुछ होगा K³/R² वगैरह वगैरह। गॉस लॉ ने कहा कि यार मैं थोड़ा सिंपल बताता हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है। उसकी क्या थी, कंडीशन अप्लाई थी। सिमेट्रिक होना चाहिए ज्योमेट्री जिसके ऊपर चार्ज है, जैसे कि सिलेंडर था, स्पीयर था, इनके ऊपर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम मतलब बॉडी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी पॉइंट पी पे एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सिलेंडर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया करते थे। तो गॉसियन ने अपने तरीके से बखूबी एक बात हमें बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते। वैसे ही कुछ अभी हो रहा है, अभी होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या करता है हमें ये आज पढ़ना है, राइट? इसी के लिए तो हमने ये इसकी थोड़ी बैकग्राउंड चेक किया। तो एम्पियर्स लॉ क्या बताता है? एम्पियर्स लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल के देगा जो बायोट सेवर्ट्स लॉ कर रहा था, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों। इट इज ईजियर, इट इज ईजियर फॉर, it is easier to it is easier to calculate magnetic induction. It is easier to calculate मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इंडक्शन, ये शब्द से घबरा मत जाना, इंडक्शन का मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। कभी इंडक्शन यूज करेंगे, कभी मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, सिनोनिमस है, दोनों वर्ड सिनोनिमस है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आएंगे इसके गहराई में, अभी चलना है, बस हम इसको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे गॉस लॉ था सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। 100 बात की एक बात ये हुई। ठीक है, इसके क्या स्टेटमेंट है, क्या है वो हम देखते हैं। तो इस पेज को मैं थोड़ा पीछे डाल देता हूँ, इसको पीछे डाल दिया मैंने ऐसे। तो दिस विल बिकम द पेज नंबर 1 फॉर टूडेज डिस्कशन, एंड दिस विल बिकम नाउ द पेज नंबर 2। नाउ यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, क्या बताया एम्पियर्स लॉ ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अभी ये जो सेंटेंस होगा ये कंप्लीटली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, सो ध्यान देना यहाँ पे, बड़ा इजी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ
और वो क्लोज्ड पाथ को उन्होंने बी डॉट डी एल से कुछ कहा था, इज इक्वल्स टू न्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट क्रॉसिंग द एरिया। अभी यहाँ पे ये जो चीज़ें समझने में जिनको गॉस लॉ थोड़ा रिकॉल हो सकता है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबके लिए रिकॉल होगा, क्यों नहीं होगा? गॉस लॉ कोई बता सकता है? गॉस लॉ जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वो कैसा दिखता था, और ये भी कुछ उसी के जैसा ही दिखने लगेगा, वो हम कंपेयर करते हैं। कोई मुझे बताए व्हाट वाज द गॉस लॉ? ऐसे कुछ था, वो भी लाइन इंटीग्रल ऐसे चूड़ी यहाँ पे लगाई थी, क्लोज लूप जिसे कहते हैं। बताएगा कोई? ई था यहाँ पे, डॉट करके था और कुछ, ई डॉट क्या था? डीएल ही था ना, ई डॉट डी डी एस लेते थे। वेरी गुड, ओके। इज इक्वल्स टू क्या था आगे? इक्वल टू के आगे क्या था? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी कुछ उस तरीके का ही दिख रहा है ना। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एलिमेंट है, कौन सा है? लाइन एलिमेंट है, मतलब लेंथ वाली चीज़ है। यहाँ पे कौन सी चीज़ है? एरिया वाली चीज़ है। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ पे न्यू नॉट आता है। परमेबिलिटी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको परमिएबिलिटी कहते हैं, इसको परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा। यहाँ पे समेशन ऑफ करंट है, यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, बस इतना फर्क है। थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस कॉम्पैक्ट लगता है, इसलिए मैं थोड़ा रेफरेंस दे रहा था कि गॉस लॉ जैसा ही ये दिखता है। ठीक है, चलो तो गॉस लॉ को थोड़ा सा साइड में करते हैं। ये हमारा हीरो नहीं है, हमारा हीरो है एम्पियर्स लॉ। तो गॉस लॉ को हमने साइड रोल दे दिया और उसको साइड में हमने रख दिया। उसको हाईलाइट भी करते हैं, बेचारा नाराज ना हो जाए। ठीक है, यस। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं कि ये लगाते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा। गॉस लॉ में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन के टर्म में तो लिख रहे थे, लेकिन इंटीग्रेट इतने कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वैसे भी यहाँ होगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अभी मुझे समझ लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बिकॉज ऑफ दीज टू वायर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज टू वायर्स। ये वायर है बच्चों, ठीक है, एक वायर अंदर की तरफ जा रही है, एक वायर बाहर की तरफ जा रही है। इसको मैं थोड़ा सा और, जिसको विजुअलाइज ठीक से नहीं होता उसके लिए मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि मान लो मेरे पास ना 2-4 वायर्स है, मैं वायर्स को दिखा दूँ और यू टेक, जिसको ये समझ में आ रहा है वो पकड़े, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो नई डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ उसको पकड़े। एक वायर है ऐसी, ठीक है, जिससे करंट I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक वायर है जो ऐसी जा रही है जिसके अंदर से I2 करंट फ्लो हो रहा है। 2-4 वायर और लगेंगी मुझे। ये तीसरी वायर हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें से I3 करंट फ्लो हो रहा है। और एक वायर चाहिए बच्चों, तो उसको हमने ले लिया I4 वायर और हमने लिया I5 वायर। ठीक है, ओके। अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बिकॉज ऑफ दिस 3 वायर्स ओनली। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 3 वायर्स ओनली एट दिस पर्टिकुलर समवेयर लोकेशन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इमेजिनरी एक ऐसा लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये इंटीग्रेशन के अंदर का उसको जस्टिफाई कर रहा है, ये इमेजिनरी लूप जिसको हम कहेंगे एम्पेरियन लूप। गॉसियन सरफेस एम्पेरियन लूप, गॉसियन सरफेस एम्पेरियन लूप, उस तरीके का कुछ हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम सर्कल ड्रॉ किया जिसको हमने एम्पेरियन लूप किया है, उसके अंदर जितनी भी वायर्स होंगी बस उनको ही हम कंसिडर करेंगे हमारे समेशन ऑफ आई में। तो ये जो वायर है I4 और I5 ये हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो है समेशन ऑफ आई, यू कैन सी मैंने सिर्फ I1, I2 और I3 लिया है। ठीक है, एक कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव मानना। ठीक है, ये डॉट और ये डॉट मतलब क्या है, तुम लोग इसको पकड़ लो, ये 2 वायर ऐसा मान लो। ठीक है, और ये जो क्रॉस है मतलब क्या है, वो अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, सो जो बाहर की तरफ आ रही है वायर उसको डॉट से दिखाया गया है, और जो अंदर की तरफ जा रही है टू डी जेड माइनस जेड एक्सिस, उस वायर को हमने क्रॉस से दिखाया है। जिसको ये विजुअलाइज नहीं हुआ उसके लिए 3 वायर यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेट करेंगे और उसके ऊपर ये सर्कल जो ड्रॉ किया है उसको कहेंगे हम क्लोज्ड लूप। वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर अ क्लोज्ड लूप, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग ओवर ए क्लोज्ड लूप। ठीक है, हमें बोलना भी आना चाहिए, छोटी छोटी डिटेल चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि ये सर्कल क्यों ड्रॉ किया है, अननेसेसरी नहीं किया, बिकॉज वी आर
इंटीग्रेटिंग फॉर दिस क्लोज लूप। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड इनका प्रभाव देख लेंगे। ये डीएल क्या होगा, डीएल क्या होगा, इस एम्पियरन लूप का कोई एक डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेंगे और उसकी छोटी सी एक एलिमेंट ले लेंगे, उसको हम डीएल बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट डिफाइंस डीएल, वो आगे देख लेंगे हम। यहाँ पे हमें बस इस समेशन ऑफ आई के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है। तो बी डॉट डी एल तो देख लेंगे बाद में, हमें राइट हैंड साइड का पहले देखना है। तो हम लिखेंगे न्यू नॉट, एक डायरेक्शन का करंट पॉजिटिव, उसके अपोजिट में निगेटिव डायरेक्शन का करंट लेंगे हम। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेता हूँ, सो आई विल टेक I1 एंड I2 एज अ पॉजिटिव, so I will add I1 plus I2, and in opposite direction to them inside the closed loop, that is I3 over here, I will take as minus I3। ठीक है, that's it, खत्म बात, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया। इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो और थोड़ी समझ बढ़ेगी। ये तो कॉन्सेप्ट था, रफ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ से क्लियर नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसको ढंग से लगाएंगे हम कैसे। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन हम लेते हैं, ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं हम पढ़ लेंगे बाद में, हम पहले एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसके अंदर से करंट आई फ्लो हो रहा है, और एट दिस डिस्टेंस विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस वायर, हमें मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कितना है वो फाइंड आउट करना है। ये तो हमने पहले देखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये एप्लीकेशन हमने पहले देखा है बच्चों, यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ हमने इस सेम सिचुएशन को सॉल्व किया है। हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है तो हम इजीली पीछे जाके उसे रिकॉल कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमें कितनी तामझाम करने पड़े थे, ये देख सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, एक फाइनाइट था और एक इनफाइनाइट वायर था। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने ये कहा इतना कॉम्प्लिकेटेड, एम्पियर्स लॉ ने कहा इससे मैं सिंपल कर देता हूँ। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ में हमने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे हम, यहाँ पे देख सकते हो तुम कि इतना सारा कैलकुलेशन, एक डीवाई एलिमेंट, फिर इंटीग्रेट करो, बहुत तामझाम करने पड़े, फिर फाइनली जाके हमें आंसर यहाँ पे मिला था। ठीक है, फाइनाइट का मिला, फाइनाइट से हमने इनफाइनाइट की सिचुएशन यहाँ पे बना ली थी। आगे चल के देख सकते हो, तो वी शुड अराइव टू द रिजल्ट न्यू नॉट आई अपॉन 2πd। बायोट-सेवर्ट्स लॉ से कितना 3-4 पेजेस भरने पड़े हमें, तो एम्पियर्स लॉ से भी सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन सिंपली क्लीन एक ही पेज में हमारा आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो ही मतलब होगा, तभी हम कहेंगे एम्पियर्स लॉ स्मार्ट तरीका है ओवर द बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो वही देखना है हमें, वो देखते हैं चलो। सो वेयर आई वाज हियर। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं, हम ये अभी जो पढ़ा है, ब्लैक कलर ले लूँ। सो इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप B डॉट डी एल, ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट लिया है, मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ एलिमेंट है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उनके ऊपर जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा इनके बीच में। सो न्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ द करंट। ठीक है, अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा, एंड हम चेक कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डी एल है इनके बीच में एंगल कितना है। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। और समेशन ऑफ करंट के लिए सिर्फ आई होगा, क्योंकि एक ही वायर है और उसी से के अंदर से करंट जा रहा है, तो समेशन ऑफ आई को हमने आई लिखा। ठीक है, अच्छा, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल कितना है। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। सर आप तो दोनों सार्केटिस्ट क्या कहते हो, वो वर्ड क्या है, सार्कास्टिक वे में आप बात कर रहे हो। बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है ये हमें जानना है। ठीक है, कोई बता सकता है बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है? इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये वाले पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इस पी पॉइंट पे फोकस करो। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सबसे पहले देखो, टेक योर राइट हैंड, टेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, एंड स्ट्रेच ऑल 4 रिमेनिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पी, और जो तुम्हारा ओपन फेस ऑफ पाम है इट शुड इंडिकेट इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट वो इस डायरेक्शन में है, और जो लेंथ वेक्टर होता है, ये जो डीएल होता है, लेंथ वेक्टर जिसे हम कहेंगे, तो वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस सर्कुलर लूप तुमने ड्रॉ किया है एट अ रेडियस आर, उससे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये जो डीएल है ना बच्चों, ये जो डीएल है उसका भी डायरेक्शन
इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तुम यहाँ पे ड्रॉ करते कोई पॉइंट P यहाँ पे लेते, इस बात को समझो, छोड़ना मत इस पॉइंट को। यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, और इस कंटिन्यू टू दिस सर्कल यहाँ पे अगर हम dl लेंथ लेंगे तो वो भी इस डायरेक्शन में आएगी dl। सो एनीवेयर यू टेक अ पॉइंट, द एंगल बिटवीन b एंड dl कमिंग आउट टू बी 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा 0 डिग्री आया। ओके, तो लगभग आंसर आ गया हमारा। सो बी डी एल कॉस 0 डिग्री करेंगे और कॉस 0 1 होता है, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं बी डी एल इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई। अभी जिनको थोड़ा ये समझ में नहीं आता ना, वो एंडिंग में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि यार ये 4 बार सेम ही स्टेप क्यों कर रहे हो। ये भी वही लिखा है बी डी एल कॉस थीटा 0 करके वापस से बी डी एल लिख दिया। तो इस वेक्टर फॉर्म को हमने एंगल के टर्म में लिखा, वो एंगल पुट किया तो हमें ये दिख रहा है। तो बच्चे मुझे सवाल पूछते सर आपने एक बार इधर एरो लगाया और यहाँ पे बिना एरो लगाया तो ये गलत हो गया। नहीं, फिर ये चीज़ें समझनी है, 2 स्टेप समझनी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है मानते हो, और जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड के अपना इंटीग्रेशन के बाहर रख देते हैं। सो बी को बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा, डी एल इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई। लो कर लो बात यार, कौन सा इंटीग्रेशन यहाँ पे बड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है। इस डीएल को क्या लिखे, जिसने गॉस लॉ पढ़ा होगा वो मुझे बता सकता है इसको देखते हुए। ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम कहेंगे एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, ये सर्कुलर पाथ की लेंथ कितनी होगी बच्चों, वो यहाँ पे मुझे पुट करनी है बस। दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई आर। तो b इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल्स टू न्यू नॉट इंटू आई। मुझे बताओ कौन सा इंटीग्रेशन सॉल्व किया भाई हमने, कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया। और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर देखो तो क्या आया, न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, जो बायोट सेवर्ट्स लॉ ने 3-4 पेजेस लगाए थे, हमने बस, मुझे तो लगता है बस यही स्टेप से अपन ने एक स्टेप पुट कर दी, 2 स्टेप में आंसर आ गया, 1 पेज भी नहीं, 2 लाइन में आंसर आ गया। ये तो एक्सप्लेन करना पड़ा कि एंगल थीटा क्यों 0 है, लेकिन अगर देखोगे तो एक्चुअल में कैलकुलेशन इतने 2 स्टेप में ही हमने किया। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ से जो आंसर निकाला था क्या वो यही था क्या, एक बार वेरीफाई हो जाए ताकि हमें भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाए इसके बारे में। ये यहाँ पे देखते हैं न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, वो तो सेम ही इसके लिए था, इनफाइनाइट के लिए देखते हैं न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। डी इज अ डिस्टेंस, वहाँ पे आर लिया है, यहाँ पे डी लिया है। ओके, सो यूजिंग द बायोट सेवर्ट्स लॉ एंड यूजिंग द एम्पीरियन लॉ वी आर एबल टू सक्सेसफुली कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पोजिशन। ठीक है, तो ये न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी था, और जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया दैट इज ऑल्सो न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी मान लो या आर मान लो, दैट्स डिस्टेंस। ओके, ये हुई इसके बारे में बात। ठीक, ये वही प्रिंटेड फॉर्म में छाप दिया है। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन है। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। ये पहला क्वेश्चन, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले मैं क्वेश्चन को समझा दूं, तुम लोग इसे आसानी से पकड़ सकते हो। तो क्वेश्चन में कुछ दिया है, क्वेश्चन पहले हम सभी मिलकर रीड कर लेते हैं शांति से। फिगर शोज इन क्रॉस सेक्शन सेवरल कंडक्टर्स दैट कैरी अ करंट थ्रू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो यहाँ पे कुछ करंट कैरिंग वायर्स ऐसा बोल रहे हैं। कितनी वायर्स हम देख लेते हैं, एक वायर है, ये दूसरी है और ये तीसरी। सो टोटल 3 वायर है, 2 वायर उसमें से बाहर आ रही है जेड एक्सिस में और एक वायर अंदर जा रही है। ठीक है, अच्छा, और जो करंट है उनके अंदर I1 के अंदर 4 एम्पियर का, I2 के अंदर 6 एम्पियर एंड I3 कैरीज 2 एम्पियर ऑफ करंट, जैसा कि फिगर में देख सकते हो। 4 पाथ्स दिए हैं, देयर आर 4 पाथ्स दे आर गिवन, क्लोज लूप गिवन है, एम्पीरियन लूप यार गिवन है यहाँ पे A to D। तो ये क्लोज पाथ है A, दूसरा है B ये वाला, तीसरा है ये C, ये दूसरे कलर से, कौन सा कलर कहते हैं इसको, स्काई ब्लू कलर, और ये जो वाला है ये आउटसाइड वाला D। ठीक है, ऐसे 4 पाथ बनाए। क्यों बनाए भाई, क्या पूछते हैं, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर ईच पाथ। तो इसका आंसर क्या होगा फॉर ए पाथ, इसका आंसर क्या होगा ए पाथ के लिए, बी पाथ के लिए सी, और डी पाथ के लिए बी डॉट डी एल का आंसर क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसके कोई ऑप्शंस नहीं है। और आगे क्या गिवन है, ईच इंटीग्रल इन्वॉल्व्स गोइंग अराउंड द पाथ इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये लूप हम कैसे जा रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज लूप वी आर कंसिडरिंग। समझते हैं इस क्वेश्चन को अभी, बड़ा सिंपल। ओके, तो यहाँ पे ये जो लूप लिए हैं हमने, कौन से लूप दिखाई पड़ रहे हैं मुझे अभी यहाँ पे, ये वाला लूप है, ठीक है। तो हम पहले ए सिचुएशन के लिए जानते हैं कि बी डॉट डी एल का आंसर क्या होगा। हमें एक्चुअली 4 आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। ये लूप के लिए क्या आंसर होगा, ये लूप के लिए क्या आंसर होगा, ये लूप के लिए क्या आंसर होगा, और ये लूप के लिए बी डॉट डी एल का क्या आंसर होगा, ये हमें जानना है, ठीक है। हमें फॉर्मूलेज पता है ना, एक ही तो फॉर्मूला है, जस्ट इस यहाँ पे पड़ा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, राइट। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ आई क्या होता है, हमें इसका आंसर चाहिए। सो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, कौन सा क्लोज लूप है, ये ए है, तो इसके नीचे ए लिख देते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हमें वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इज इक्वल्स टू न्यू नॉट समेशन ऑफ आई ही चेक करना है। यहाँ पे इस क्लोज लूप के अंदर से कोई वायर गुजर रही है क्या, कोई भी तो वायर नहीं गुजर रही बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले का 0, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में से हमने देखा कि कोई वायर नहीं है उसके अंदर, तो समेशन ऑफ करंट वहाँ पे क्या लेंगे हम, 0। तो बी डॉट डी एल जो पूछा था उस लूप के लिए आ गया 0। सेकेंड चलते हैं, लेट्स सी इन द सेकेंड सिचुएशन। तुम लोग ट्राई करना अभी यहाँ पे, समेशन ऑफ सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके लिए निकाल रहे हैं हम, बी के लिए, तो यहाँ पे मैं बी लिख दूँ, इज इक्वल्स टू न्यू नॉट समेशन ऑफ करंट क्या होगा यहाँ पे बी के लिए, कोई बता सकता है यहाँ पे देखते हुए, एनीवन। 4 कैसे, I1 लिखेंगे ना, हाँ यस, I1 की वैल्यू 4 है, ओके राइट। तो द करंट विच इज फ्लोइंग इनसाइड द लूप इज I1, वायर जो है I1 है। सो जो क्लोज लूप के अंदर होता है बस उसी को पकड़ते हैं हम। सो विल राइट I1, सो दिस इज बिकम्स 4 न्यू नॉट, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 4 एम्पियर। सी के तरफ चलते हैं, तो इसको फटाफट से हम कवर कर देंगे, सी बी डॉट डी एल, क्योंकि हमें आगे चल के सोलेनोइड और टॉरॉइड बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंडा देखना है। न्यू नॉट यहाँ पे समेशन ऑफ करंट देखो, सी के लिए, सी ये वाले लूप के लिए कितनी वायर है उसके अंदर, कितनी वायर है, 2 वायर है, I1 प्लस I2 या I1 माइनस I2 या माइनस I1 प्लस I2, क्या हम लेंगे। तो मेरे पास ना 2-4 ऑप्शन क्रिएट हो गए, ठीक है। जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे बच्चे उसको थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये चारों ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें। -I1 प्लस I2 लेना चाहिए, -I2 प्लस I1 लेना चाहिए, या -I2 माइनस I1, या I1 प्लस I2, कौन सा हमने यहाँ पे लिखना चाहिए, लॉजिक वाली बात है ना। कौन सा प्लस कौन सा माइनस ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, फर्स्ट वाला, क्यों। हम्म, ओके, नहीं अभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक एक ऊपर, जैसे वर्क डन भी तो स्केलर क्वांटिटी, फिर भी पॉजिटिव निगेटिव आता ही नहीं आता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव, वर्क डन बाय, तो यहाँ पे भी हम वैसे तरीके से डील कर रहे हैं उसे। यस, सो ऊपर I1 को पॉजिटिव लिया है हमने, तो I1 को पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। तो I1 का डायरेक्शन देखो, जो I1 माना है हमने केस बी में, I1 कैसा है, क्रॉस। सो व्हाट वी आर कंसिडरिंग हियर, क्रॉस एज पॉजिटिव, ये हमारे ऊपर है पूरा कंप्लीट, डॉट एज विल टेक निगेटिव, ठीक है। तो क्रॉस को पॉजिटिव लिया, डॉट को हमने क्या लिया, निगेटिव लिया। तो हमने देखा सी सिचुएशन में, तो I1 इज पॉजिटिव, I2 शुड बी निगेटिव, सो कैन आई राइट I1 माइनस I2, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव लेना है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेंशन करते थे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव लो, तो वही फॉलो करेंगे, ठीक। चलो डी, बी डॉट डी एल लास्ट वाला कर रहे हैं हम, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप ऑफ डी बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, डी के लिए बताओ, तीनों वायर आएंगे ना,
I1 प्लस आएगा, बाकी के दो उसके दोस्त माइनस आएंगे, -I2 -I3। तो I1 -I2 -I3, दिस इज अवर आंसर। ओके, यस। चलो आगे चलते हैं। आया ये समझ में? सिंपल था ना? देखो ये वाला क्वेश्चन अभी, इस क्वेश्चन में ए लॉन्ग कॉपर ट्यूब, यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ लॉन्ग कॉपर ट्यूब ऑफ इनर रेडियस R एंड करंट इज कैरिंग I। सो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, इस पोर्शन में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमें पूछा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ट्यूब के अंदर कोई मटेरियल है क्या? कोई मटेरियल मौजूद है ट्यूब के अंदर? मतलब हमें पूछा है कि भैया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, मैं कलर चेंज कर दूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमें बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वहाँ पे हम एम्पियरन लूप ड्रॉ करते हैं, टेकिंग दिस पॉइंट P एंड सेंटर एज अ रेडियस, हम एम्पियरन लूप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर एम्पियरन लूप। ओके, अच्छा, तो हम फॉर्मूला लगाने चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई, ठीक है। ये रीजन में से कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट तो यहाँ से फ्लो हो रहा है ना, इधर है वायर, मटेरियल के अंदर हवा में से कैसे करंट फ्लो होगा? तो जो है करंट P रीजन में से, हॉलो रीजन में से तो कोई करंट नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ये न्यू नॉट इंटू ये ज़ीरो, तो B.dl ज़ीरो आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस हॉलो ट्यूब इज ज़ीरो। मटेरियल नहीं, कोई करंट नहीं, वहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, आगे आते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुम आसानी से कर लोगे। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ो। गुड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ओके। और एट सम स्ट्रेट वायर जब भी बोला ना, मतलब वो इन्फिनिटी वायर पकड़ना होता है, पहले भी मैंने कहा। एट अ डिस्टेंस R, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे है B, ठीक है। डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन के बारे में कुछ ऐसा कंसर्न नहीं बताया है, ठीक है। निकालने को निकाल सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन आएगा अंदर की तरफ, इनसाइड, ठीक है। अगर कभी स्टडी करने के साथ साथ तुम देख रहे हो तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। चलो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमें R/2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एट अ डिस्टेंस R/2, B डैश उसे मान लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ना, इन्फिनिट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास है। सो B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ पे डिराइव करते मत बैठो कि एम्पेयर लूप वहाँ पे निकाल लगा रहे हो, फाइनली तुम देखोगे यही आंसर आएगा, तो डायरेक्टली हमें आंसर ये पता है ना, तो बार बार डिराइव क्यों करें हम। और बी डैश कितना होगा? इट विल बी न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, इंडिया सेकेंड, कौन सी मैच चल रही है बच्चा, R/2, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर लेते, क्योंकि बी के टर्म में हमें पूछा है कि बी डैश पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सो बी डिवाइडेड बाय बी डैश, या तुम सीधा ये भी कर सकते हो, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या टर्म कट हो जाएगी? न्यू नॉट आई 2 पाई, न्यू नॉट आई 2 पाई कट हो जाएगा, क्या बचेगा? ये आर बचेगा और नीचे R/2 बचेगा। आर आर कैंसल, ये डिवीजन का 2 ऊपर चला जाएगा ना। सो बी बाय बी डैश इज इक्वल्स टू 2। सो बी डैश कितना आएगा? B/2। यस, थोड़ा गलत हुआ क्या? बी बी, सो इट शुड बी 2, 2 डिनोमिनेटर में होना चाहिए, राइट। तो दिस इज नथिंग बट, ये यहाँ पे होगा
r/2 इधर एंड ये r इधर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो b का जो है r यहाँ पे आना चाहिए, b डैश का यस। तो दिस इज गेटिंग r कैंसल, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1/2, दिस इज 1/2, so b by b dash is equals to not 2, it should be 1/2, so b dash is equals to 2b। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही आएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, लॉजिकली है, डिस्टेंस जितना कम हो जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होते जाएगी। ठीक है, तो मैंने सोचा फिर आंसर तो गलत है, b/2 तो हो ही नहीं सकता, b/4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो लॉजिकली भी देखना तो सी और डी में से हो सकता था आंसर। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। अगर यहाँ पे ये स्क्वायर टाइम्स होता तो ऑप्शन डी भी आ सकता था, लेकिन फॉर्मूला में r² नहीं है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए डाल दिए, पीडीएफ में देख लेना। हम अभी चलते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, एम्पियर का लॉ हम अभी सोलेनॉइड के लिए लगाएंगे, और हम जानते हैं अभी व्हाट इज मीन बाय सोलेनॉइड। ये कहीं देखा होगा हमने, ये इस प्रकार का ये सिर्फ वाइंडिंग कहीं देखी है हमने, ये कहाँ देखा है? ये कहीं देखा है, जाना पहचाना सा है ये इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस अपने मिक्सर में होता है नहीं, बहुत सारे डिवाइसेस में होता है, मिक्सर में होता है, और कहाँ पे होता है? फैन के अंदर होता है ये ऐसा कुछ डिवाइस। ठीक है, बहुत सारे मोटर, जहाँ पे मोटर होती है ना वहाँ पे ये होता है, मोटर के अंदर जहाँ पे कुछ रोटेटिंग पार्ट जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे ये ऐसे कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या है बेसिकली ये, इसको अलग अलग उसके अंदर बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में ये दिखाया है, वायर है। ठीक है, हमने एक सर्कुलर वायर के बात की थी हमने थोड़ी देर पहले, सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, किसी को याद है? सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे चाहिए, कोई बता सकता है? सर्कुलर वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है? देख के बताना, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, कि सोलेनॉइड क्या होता है वो भी पहले समझना है। सोलेनॉइड को समझेंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो होती है वो समझेंगे, और उसका हम एम्पियर्स लॉ लगा के एक आंसर देखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो अल्टीमेट हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये हमारा पर्पस यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डायग्राम क्या इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल ही है, n नंबर ऑफ टर्न्स उसे लगाए हैं, स्प्रिंग जैसे लग रही है ये। सो एक सर्कल, उसको n नंबर ऑफ टर्न्स घुमा दिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक सर्कल है, उसके n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इस वायर में कितने दिख रहे हैं? 16। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होते हैं ये समझ में आया। ठीक है, करना क्या है इसके अंदर हम इसको ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगा देंगे। जब इसको एक्सटर्नल सोर्स लगा दोगे तो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा बच्चों। मुझे किसी को याद आया क्या? मुझे ये एक्सप्रेशन बताओ यार जल्दी। सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सर्कुलर वायर μ0I/2r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो, तो ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हमने बना दिए ना, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए। तो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूं, अगर एक ही टर्न है जहां पे ये मैंने ड्रॉ किया है, या सिंपली उसको थोड़ा सा ऐसा आइसोमेट्रिक व्यू जिसे कहते हैं, टेढ़ा निकाल के बता दो यहाँ पे, इसके कारण इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, या ये जो n नंबर ऑफ टर्न्स वायर हमने बनाए हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी? कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्या लगता है? एक सर्कुलर लूप में या n नंबर ऑफ टर्न्स में, मतलब सोलेनॉइड में? n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर ज्यादा है। ठीक है, क्यों जरूरी है सोलेनॉइड, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बच्चों। एक सर्कुलर कॉइल का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, उसको n नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, सोलेनॉइड बन गया। सोलेनॉइड को हम एज अ मैग्नेट यूज करेंगे, जैसे हमारे पास बार मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट एक रेयर अर्थ मेटल हो गया है अभी। ठीक है, हर जगह पे हम बार मैग्नेट यूज करेंगे तो ये लिमिटेड है, तो हम करंट कैरिंग एक लूप बना दिए, उसको n नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए,
तो ये हमारे लिए एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, हमने वो एप्लीकेशन देखा होगा, अभी इंडिया में देखने को मिलेगा क्योंकि स्क्रैपिंग पॉलिसी आ गई, जो 15 साल के ऊपर की गाड़ियां हैं उसको कचरे में फेंक रहे हैं हम कंप्लीटली। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि कोई गाड़ी है, कोई क्रेन इस गाड़ी को इस मैग्नेटिक क्षमता से उठा लेती है, इट विल गेट अट्रैक्ट, और ऊपर क्रेन से वो उठाते हैं कोई भी कार को, लेट से कि नीचे कोई कार है, ऊपर क्रेन है, क्रेन के नीचे सब मैग्नेट लगाए हैं, तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाती है गाड़ी, और जहाँ जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन पे वो क्रेन अपना हाथ घुमाती है, और किसी जगह पे अगर मैं आ गया वहाँ पे मुझे गाड़ी को ड्रॉप करना है तो मैं इजीली ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मुझे पिकअप भी करना और उसको फेंकना भी है। अगर मैं इस प्रकार का मैग्नेट यूज़ करूँगा तो वो चिपका ही रहेगा, गाड़ी एक बार चिपक गई, तुम निकालोगे कैसे? अगर तुम हमारा बार मैग्नेट मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट यूज़ करोगे तो वो छोड़ेगा नहीं ना। सोलेनाइड जब मैग्नेट जैसा एक्ट करता है तो इसके अंदर जब हम करंट फ्लो करवाते हैं, इसके अंदर जब करंट फ्लो करवाते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, यहाँ पे या यहाँ पे तुम देख सकते हो। किस दिशा में डेवलप होगी वो बात की बात होगी। सो व्हेन you supply a current through this coil, magnetic field develops, and this magnetic field help us to attract this car। और जब हम करंट बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और वो कार चिपकना बंद हो जाएगी, हम ड्रॉप कर देंगे उसे। ठीक है, हेवी एप्लीकेशन बताया मैंने। ठीक है, बाकी बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, हम उसको बाद में डील कर लेते हैं। अब हम इस टॉपिक के कोर में चलते हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चली कि करंट यहाँ से पास होने से इस सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है, ऐसा देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में क्रिएट हो जाती है, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे थोड़ा गौर करना बच्चों। मैं जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसको हाईलाइट करना चाहूँगा, वो दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। तीसरा ही कलर लेना पड़ेगा, येलो भी नहीं ले सकते हम, ये भी नहीं ले सकते, विल टेक दिस कलर। ये अंदर वाला पोर्शन देखो। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी मच स्ट्रांग, यहाँ पे देख सकते हो कितनी स्ट्रांग है। सो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है और सोलेनॉइड के बाहर लगभग 0 के बराबर होती है। इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ज्यादातर वीक होती है काफी। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। ठीक है, उसके सराउंडिंग में बाहर इधर इधर ऊपर नीचे इतनी स्ट्रांग नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करें उसकी चर्चा हम करते हैं अभी। एक बात तो हमने समझ ली, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती है सोलेनॉइड के बाहर, जो कुछ होती है अंदर स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, इसके मस्त मस्त एप्लीकेशन हम देखेंगे, पहले इसके डिटेल हम समझ लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला पॉइंट उसमें से क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम साइड से देखेंगे तो ये अगर इस साइड से देखोगे तो ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो मुझे बता। ये डायरेक्शन कौन सा होता है? काउंटर क्लॉकवाइज। सो अगर काउंटर क्लॉकवाइज करंट है तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। अगर क्लॉकवाइज करंट हमने दिखा दिया यहाँ पे, इफ आई से इट इज अ क्लॉकवाइज करंट, तो क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में आ गया अंदर, अलोंग द एक्सिस। किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड? अलोंग द एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। वो और क्लियर होगा, इससे बेटर विजुअलाइजेशन मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। तो कहने का तात्पर्य मुझे इतना ही था, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्सिस। एक्सिस समझते हो ना तुम लोग? ठीक है, एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस ये यहाँ पे अलोंग दिस एक्सिस। ये जो कॉइल है उसका सेंटर है, इन सभी जो लूप है उनके सेंटर से पास होने वाली लाइन को एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस ही ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड है, इधर या इधर है। ठीक है, और तीसरी बात, द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इस सोलेनॉइड के बाहर फील्ड कैसी है? वीक है। मतलब हम मान ही लेते हैं थ्योरेटिकल पर्पस के लिए वो 0 है आउटसाइड। ठीक है, तो सर डायरेक्शन आपने कैसे फाइंड आउट किया? ये यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, राइट हैंड रूल लेंगे, राइट हैंड थंब रूल लेंगे हम। ठीक है, लेट मी टेक द व्हाइट कलर। सो इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन,
तो कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर राइट हैंड के फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो और देखो कि थंब इस डायरेक्शन में निकल रहा है क्या बाहर, यस और नो, ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये करके मुझे बताओ। सी, यहां पे अगर हम हाथ को घुमाते हैं राइट हैंड को, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन सा डायरेक्शन है करंट फ्लो होने का, इधर से देखोगे तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अगर इस करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो, इस करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो, अगर मैं कहूँ कि करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली जो यहाँ पे गिवन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे शो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो करके, हाथ अंदर जाना चाहिए और थंब विल कम इन दिस डायरेक्शन। सो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी अलोंग द एक्सिस। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो एक तो बात तय है कि वो अलोंग द एक्सिस होगी, लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, बस वो चेक करने के लिए हम राइट हैंड निकाल लेंगे। इसके किसी भी एक कोने में चले जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ से कि वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड लगाओ और थंब से तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है। तो डायरेक्शन का तो बता दिया, राइट हैंड से ही हम निकालेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। जैसे कि न्यू नॉट, ये स्ट्रेट वायर के लिए कंपैरेटिव स्टडी अगेन, स्ट्रेट वायर के कारण इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी इन्फिनिट वायर के कारण, वो हमने कितनी बताई थी, न्यू नॉट आई अपॉन 2πr। वैसे ही इस सोलेनॉइड के कारण जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, तो उसका आंसर हमें निकालना है। दैट आंसर इज न्यू नॉट एन आई। ये लाया कैसे है वो हम अभी एम्पियर्स लॉ से देखेंगे, ठीक है। हम बायोट सेवर्स लॉ नहीं लगाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ कहाँ लगाओगे। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की है वो हम अभी एम्पियर्स लॉ से निकालेंगे, बायोट सेवर्स लॉ से पूछेंगे नहीं तुम्हें कोई, ठीक है। चलते हैं इसको सॉल्व, उससे भी निकाली जा सकती है, डेरिवेशन उसका थोड़ा बड़ा होगा। हमें ज़्यादा डेरिवेशन से मतलब नहीं, हमें रिजल्ट से मतलब है और एम्पियर लॉ के कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक एम्पिरियन लूप डिसाइड किया। ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस वन, दिस रेक्टेंगुलर, यू कैन से दिस रेक्टेंगुलर इज माय एम्पिरियन लूप। जैसे स्ट्रेट वायर जब मैंने ली थी तो पी पॉइंट पे जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो मेरा एम्पिरियन लूप सर्कुलर था। तो यहाँ पे जो एम्पिरियन लूप था स्ट्रेट वायर के लिए वो सर्कुलर था बच्चों, और यहाँ पे मैं सोलेनॉइड के लिए ये जो एम्पिरियन लूप है, दिस इज माय एम्पियर्स लूप या एम्पेरियन लूप, जो ठीक समझो वो बताओ। एम्पियर्स लूप है ये, ठीक है। कैसा है ये, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर क्यों लिया है, क्योंकि वो बेस्ट सुटेबल है कि इनसाइड और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड को हम दर्शा सके, ठीक है। एम्पेरियन लूप का भी डायरेक्शन हमने ले लिया, इस डायरेक्शन में कोई भी एक डायरेक्शन मान सकते हो एम्पेरियन लूप का, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अच्छा, सर्कुलर लूप लिया था हमने स्ट्रेट वायर के लिए, इतना ही मान के चलो, और सोलेनॉइड के लिए हम रेक्टेंगुलर लूप ले रहे हैं, इतना मान के चलना तुम, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं अभी, बस 2 मिनट में आंसर आ जाएगा हमारा। बी डी एल इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई इनक्लोज्ड या इनसाइड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बी डॉट डी एल को हम 4 हिस्सों में बांट देंगे। मुझे बी डॉट डी एल इसके लिए देखना है, या एम्पिरियन लूप के एक साइड के लिए देखना है, इसके लिए देखना है, इसके लिए देखना है, इसके लिए देखना है। तो बी डॉट डी एल को हम 4 हिस्सों में बांट देंगे। इट इज सिमिलर टू गॉस लॉ। गॉस लॉ में भी हमने ऐसा किया था ना, एक सिलेंडर ड्रॉ किया था, उसके सराउंडिंग में एक गॉसियन सरफेस था, तो उसको अपर, लोअर और बॉडी ऐसे 3 पार्ट में बांट दिया था। वैसे ही कुछ हद तक उसी के कोरिलेट हम कर रहे हैं। क्या एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस बी डॉट डी एल के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। मतलब 4 टुकड़े का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डीएल एलिमेंट है मैं अलोंग ए टू बी इस एम्पिरियन लूप के लिए देखता हूं। सो ए टू बी, ए से लेकर बी तक एम्पिरियन लूप में लूंगा, और यहाँ पे इनसाइड ये कौन सा रीजन है, ये रीजन कौन सा है, इनसाइड द सोलेनॉइड वाला रीजन है, यहाँ पे मैं देखता हूँ। सिमिलरली एम्पिरियन लूप मतलब बी डॉट डी एल में सी टू डी लगाऊंगा, सो आई विल राइट बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी, सिमिलरली सी टू डी एंड डी टू ए, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीजें तो कट हो रही है, इसमें से बहुत सारी चीजें कट हो रही है। कौन सा आंसर 0 आ रहा है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे देखा कि ये बी टू सी को मैंने जीरो लिखा, बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी को मैंने जीरो लिखा। तुम लोगों को गौर करना है, थीटा 90 डिग्री क्यों बताया है। बी डॉट डी एल सी टू डी ये वाले रीजन को भी मैंने जीरो लिखा है आंसर में। क्यों भैया, क्या रीजन है वो आगे लिखा है। और मैंने और एक चीज को जीरो कर दिया, डी टू ए ये वाला रीजन में जो बी डॉट डी एल है मैंने उसको जीरो कर दिया। हमने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या रीजन है। ठीक है, तो बचा कौन सा, सिर्फ जो आंसर जीरो नहीं है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी विच इज लाइंग इनसाइड। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में ही होती है ड्यू टू सोलेनॉइड, आउटसाइड में जीरो हो जाती है वो। ठीक है, अच्छा तो जान लेते हैं कि ये जीरो क्यों है। कौन सा रीजन के लिए, बी सी रीजन के लिए, ये बी और सी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे ये सोलेनॉइड है बराबर। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो मान लिया इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा। भैया दो ही चांसेस है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, अलोंग द एक्सिस होती है। तो कोई करंट फ्लो हो रहा है, उसका ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है, इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस दिशा में है और ये जो लेंथ एलिमेंट है हमारा ए टू बी, उसका भी डायरेक्शन इसी दिशा में है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ए टू बी का आंसर कहाँ है मेरा, ए टू बी, वेयर इज माई ए टू बी, ए टू बी, इसके लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, ए टू बी के लिए इनके बीच में थीटा कितना होगा 0 डिग्री। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस हियर। बी टू सी में आते हैं, बी टू सी ये लेंथ एलिमेंट ऊपर है, बी टू सी में लेंथ एलिमेंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। और बी डी एल कॉस 90 डिग्री जीरो होता है बच्चों, इसलिए बी टू सी का आंसर यहाँ पे जीरो लिखा है, क्योंकि एंगल उनके बीच में कितना है 0 डिग्री, 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो होता है। इसका तो आंसर जीरो नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये आउटसाइड द वायर है, और आउटसाइड द वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड लगभग वीक होती है, तो थेरोटिकल हम उसको जीरो मानते हैं यहाँ पे, इसलिए सी टू डी को जीरो करा। डी टू ए, अगेन डी टू ए नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल उनके बीच में 90 डिग्री का है, इसलिए ये भी आंसर अगेन जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे अभी चलते हैं। ठीक है, हम अभी ए टू बी पे फोकस करते, ए टू बी ये एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एक दूसरे के, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और डीएल लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे हमने वो एच मानी है। ठीक है, वो लेंथ कितनी मानी है हमने, एच मानकर चल रहे हैं। सो डीएल को हमने एच पुट कर दिया। सो बस ये तो आंसर 0, ये 0, ये 0, इसका आंसर कितना आया हमारा बी इंटू एच आया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज कॉन्स्टेंट, अगेन इंटीग्रेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डीएल को हमने सिर्फ एच लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बी एच इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या है, न्यू नॉट इंटू आई, तो न्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अगेन ये एच गलती से यहाँ पे ज्यादा आ गया। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया एच, तो न्यू नॉट आई एन हमें लिखना था। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन गई बी इज इक्वल्स टू, इट शुड बी कैपिटल एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, जो गलत हो गया यहाँ पे इसको हम हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को हम हैंड रिटन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटू एन करेंगे हम, यहाँ पे इंटू एन करेंगे, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है ना, विल मल्टीप्लाई विथ एन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं, ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सो बी डॉट डी एल का आंसर हमारा आया बी इंटू एच। सो इफ यू सब्सटीट्यूट हियर बी इंटू एच इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है, न्यू नॉट आई इंटू ये कैपिटल एन। व्हाट इज कैपिटल एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर इस एच को उधर लेकर जाते हैं तो कैपिटल एन जो है स्मॉल एन लिख रहा हूं मैं, और फर्क समझो अभी, न्यू नॉट आई एन अपॉन एच आ रहा है, राइट। इस एच को मैं डिनोमिनेटर में लेके गया, और ये जो फाइनली आंसर मुझे दिख रहा है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ तक आने तक उनके पेशेंस नहीं रहते हैं, तो वो छोड़ देते हैं पेशेंस को, और आखिरी चीज़ ही सबसे ज़रूरी होती है। ठीक है, सो बी इज इक्वल्स टू, ये फाइनल ओवर है हमारे आज की इनिंग की, आई इंटू ए स्मॉल एन, ये हमारा आंसर बना। सर आप क्या कहना चाहते थे वो एक बार फिर से बताओ। बच्चों में ये कहना चाहता था, यहाँ पे मैंने स्मॉल एन लिखा, किसको, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एच को। व्हाट इज एच, एच इज लेंथ, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स,
और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेट्स समराइज दिस। ये तो डिराइव हो गया सर, हमें थोड़ा सा एक ऐसा बताइए कि हम एक ही सेंटेंस में ये सब चीज़ समझ जाए। मैं थोड़ा ये पेज लेता हूँ। तब अगर हम देखते हैं कि ये सोलेनॉइड है, लेट मी ड्रॉ सोलेनॉइड इन अ रफ वे। ये सोलेनॉइड है सर। सर आपने जो सिखाया उसका हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाएं। ठीक है, इसके बाहर साइड में, बाहर ही मान लो साइड में होती है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे नहीं होती है। इन साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, हम साइड की छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि उसकी बात मैंने नहीं की है। इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला हमें मिला। क्या फॉर्मूला मिला, B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट एन आई। ठीक है, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय L इंटू आई। एक्सप्रेशन में मैंने H लिया था। अगर इस सोलेनॉइड की लेंथ L है तो ये दो जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले है इसको पकड़ लो। क्वेश्चन में अगर गिवन है 50 लूप्स पर सेंटीमीटर, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, मतलब ये स्मॉल n है। ठीक है, और 50 टर्न्स सिर्फ ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये कैपिटल N है। तो स्मॉल n का आइडेंटिफिकेशन क्या है क्वेश्चन में, कि पर सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया है। स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सिंपल सी टर्म है लेकिन कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस देकर बता रहा हूं। ठीक है, तो स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आइडेंटिफिकेशन उसके यूनिट से, पर सेंटीमीटर ऐसा कुछ लिखा होगा तो पकड़ लेना कि वो स्मॉल n दिया है। सिंपली 50 टर्न्स ऐसा लिखा है मतलब वो कैपिटल N दिया है और तुम्हें उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी कई बार n 50 टर्न्स है और लेंथ उसकी दी है 20 सेंटीमीटर, से अलग अलग देते। सो यू विल पुट n एज अ 50 टर्न्स एंड L एज अ 20 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा दिया है 50 पर सेंटीमीटर तो कोई चिंता की बात नहीं, सिंपली स्मॉल n की वैल्यू गिवन है। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ज़्यादातर कौन सा कन्वेंट है सर, दोनों में से चुनना पड़े तो हम ये ज़्यादातर 99% ये देखने को मिलता है क्वेश्चंस में। B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला न्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई, दैट्स इट। इसको डिराइव किया है बस हमने, BDL किया, कौन 0 कौन 90 डिग्री, हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़े आगे चलते हैं, आगे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो आगे बात कर लेते, मुझे एक डायग्राम अगर मिल जाए ना तो अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये ले लेते हैं, चलो। हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया क्या मैंने? ठीक है, बस चलो इधर देख लो, फिर उसको कल हम इलाबोरेट करते हैं। एक बात ही कहनी है मुझे, 2 मिनट होल्ड करना बस। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज दिस, न्यू नॉट एन आई। उसके एंड में हियर पेंसिल की बैटरी भी खत्म हो गई, सो लेट्स डील दिस टुमारो। उसके एंड में मैग्नेटिक फील्ड होती है न्यू नॉट I/2, आधी होती है इनसाइड से। इतनी बात मुझे कहनी थी। पेंसिल की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है, सो हम यहीं पे रुक जाते हैं बच्चों। कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल के एजेंडा में टोरॉइड मिलेगा हमें, सोलेनॉइड के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और टोरॉइड होगा, देन टॉपिक इज ओवर। यस, टॉपिक विल बी ओवर। सो टुमारो विल बी द जजमेंट डे ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस आएंगे, दैट्स इट। बस इतना ही रहेगा इस टॉपिक में, चलेगा। शुक्रिया सुनने के लिए। आई होप तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करके सुन रहे थे। मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा रख सकता हूँ।